बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमने नेक्स्ट जो प्रीवियस चैप्टर वो सिंथेटिक पॉलीमर्स का जो डिस्कस किया था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलीमर्स जो डेंचर बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें हमारे पास सेल्फ क्योर और हीट क्योर आ जाता है। तो ये दो हमारे पास पॉलीमर्स हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में जो है सबसे पहले, अच्छा वाइवा के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एमसीक्यूज़ के लिहाज से ना इसमें डेफिनेशंस आती हैं, तो आपको इसमें जो है ना ज़्यादा जो है वो फोकस डेफिनेशंस पे करना है। जिस पे सबसे पहले यहाँ पे इस जो पैराग्राफ में बात लिखी हुई है कि जब हमारे पास डीवैक्सिंग हो जाती है तो एक फ्लास्क के वन साइड पे हमारे पास आर्टिफिशियल तीर जो है वो एम्बेडेड हुए हुए होते हैं, और दूसरी साइड पे अगर हमारे पास जो बेस प्लेट हमने सेल्फ क्योर की बनाई होगी तो एम्बेडेड हुई होगी, वरना फिर वो खाली स्पेस होगी अगर हमने वैक्स की बनाई होगी। तो उसके बाद हम वहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, कोल्ड मोल्ड सील। ठीक है, तो आफ्टर डीवैक्सिंग एक साइड पे जब हमारे स्टील एम्बेडेड हुए हुए होंगे तो हम कोल्ड मोल्ड सील है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोल्ड मोल्ड सील होती क्या है, वो सिर्फ सोडियम एल्जिनेट का एक सोल्यूशन होता है जो जिप्सम के ऊपर अप्लाई होने के बाद कैल्शियम एल्जिनेट पे जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे उसका जो है वो फंक्शन भी लिखा हुआ है कि उसका फंक्शन क्या होता है। फिर हम क्योरिंग करते हैं, और जब क्योरिंग है वो हमारे पास एक्रेलिक टूथ से जो है वो अटैच हो जाती है, तो उस पूरे हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डो मोल्डिंग मेथड। और आगे से फिर एक और बार डिस्कस की हुई कि एक्रेलिक टीथ की फॉर्मेशन भी ऐसे ही होती है, जिसको हम इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक जो है वो कहते हैं। यहाँ पे आ गई अब हमारे पास वो रिक्वायरमेंट्स जो हमें डेंचर बेसिस पॉलीमर्स के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फिजिकल अपीयरेंस। इसमें हम जो है पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है वो ये है कि उसकी मैचिंग होनी चाहिए हमारे ओरल सॉफ्ट टिश्यू से, या सेल्फ क्योर दोनों की बात करें तो वो हमारे पास पिंक कलर का होना चाहिए, क्योंकि हमारे ओरल म्यूकोसा का कलर जो है वो पिंक है, तो वो उसकी मैचिंग से होना चाहिए ताकि नेचुरल अपीयरेंस जो है वो दे सके। सेकंड बात, हमारे पास ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की लिखी हुई है। अब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर आप लोग जो है वो चैप्टर 12 में पढ़ के आ गए होंगे कि वो क्या है, लेकिन यहाँ पे उसको हाई होना चाहिए, उसको लो होना चाहिए, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको पढ़नी है। तीसरी प्रॉपर्टी डायमेंशनल स्टेबिलिटी की लिखी हुई है कि डायमेंशनल स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। चौथी स्पेसिफिक ग्रेविटी की है। पांचवी थर्मल कंडक्टिविटी की। और छठी हमारे पास लिखी हुई है कि जो हमारे पास डेंचर बेस का जो भी पॉलीमर होगा ना, उसको लाजमी है कि वो रेडियो ओपेक हो। इसकी भी सिग्निफिकेंस आगे लिखी हुई है कि क्या होनी चाहिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की हुई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फिर इलास्टिक लिमिट, और दोनों का कंबाइन इफेक्ट जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, फटीक लाइफ और फटीक लिमिट को डिस्कस किया हुआ है कि वो हमारे पास जो है वो पॉलीमर की कैसी होनी चाहिए अगर हम उसको डेंचर के लिए यूज़ करें। अब ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आप चैप्टर 2 में पढ़कर आ गए हैं, लेकिन इसके एप्लीकेशन को आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो हमारे पास क्या जो है इसके फ़ायदे होंगे। अच्छा, यहाँ पे इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की बात की हुई है, और यहाँ पे वो बात डिस्कस की हुई है कि अगर जो है वो हमारे पास फ़ौरन ड्रॉप हो जाएगा हार्ड सरफेस तो वो क्रैक हो जाएगा, तो उस वक्त कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होती है, वो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ की होती है। आखिर में यहाँ पे एब्रेजन रेजिस्टेंस की बात की हुई है कि एब्रेजन रेजिस्टेंस का ताल्लुक जो है वो हमेशा हार्डनेस से होगा, तो उसकी हार्डनेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो एब्रेजन रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। ये बातें जो है वो हम पिछले भी में कर चुके हैं डिस्कस आर्टिफिशियल टीथ में। अच्छा, ये क्लिनिकल, बायोलॉजिकल और डिस्लेस प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाए हैं एक्रेलिक डेंचर। अगर हम एक्रेलिक का डेंचर बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये चार्ट लाजमी याद होना चाहिए। इसमें हमारे पास पाउडर में क्या क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है। और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है जो अमूमन एमसीक्यूज आते हैं कि पिंक पिगमेंट जो है, यानी उस डेंचर को हमें पिंक कलर का देना है, तो उसमें कौन पिगमेंट डाला हुआ होता है, वो सॉल्ट ऑफ कैडमियम जो है वो हमारे पास डले हुए होते हैं। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है एक्टिवेटर की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्टिवेटर जो है वो हमारे पास सिर्फ सेल्फ क्यूरिंग वाले पॉलीमर्स में होता है, हीट क्यूरिंग वाले पॉलीमर्स में नहीं होता। ये अमूमन पूछा हुआ होता है एमसीक्यूज में। अच्छा, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं मिक्सिंग एंड क्यूरिंग। अच्छा, ये जो चैप्टर ऐसा है कि इसमें स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, आखिर में जो है वो इतनी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे कुछ प्रोसिटीज़ की लिखी हुई बात, तीन प्रोसिटीज़ ऐसी लिखी हुई हैं जो एमसीक्यूज में लाजमी पूछते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये ग्रैनुलर पोरोसिटी, दूसरी हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्शन पोरोसिटी, और ये गैशियस पोरोसिटी। ये तीन अलग अलग पोरोसिटीज़ हैं और इसके एमसीक्यूज लाजमी आते हैं, और एज इट इज़ इनकी यही डेफिनेशन लिखी हुई होती है। अच्छा, जब हम हीट क्योर या सेल्फ क्योर को मिक्स कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास कुछ स्टेजेस से गुजरता है जो अमूमन बच्चे जो है वो इग्नोर कर लेते हैं, नहीं देखते, क्योंकि वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे सैंडी, स्टिकी, डोई। तो ये सारी स्टेजेस जो हैं ये आपको याद होनी चाहिए। अमूमन ये वाइवा में पूछ लेते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में भी ये आता है। और यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि जब हमारे पास डो स्टेज तक जाता है तो उस टाइम को क्या कहते हैं, डोई टाइम, और वर्किंग टाइम हम किसको कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है क्योरिंग, ये आ गई क्योरिंग।
क्यूरिंग की हमारे पास यहाँ पे जो 3 साइकिल्स लिखी हुई हैं वो आपको लाजमी याद होनी चाहिए। मैंने अभी तक फ़िलहाल इनका एमसीक्यूज़ नहीं देखा, लेकिन फिर भी आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आप सिर्फ इसको एक रीड भी दे देंगे ना, तो ये आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि इसको भी बस उसी तरह उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि पहले उसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है, फिर उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे बहुत सारी बातें जो है वो रिपीट ही हो रही होती हैं। यहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन जो है क्रेजिंग के बारे में, वो वाइवा में पूछ लेते हैं कि क्रेजिंग क्या होता है, किस पर होता है, क्यों होता है, तो वो बस आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।